हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सभी छात्र छात्राओं का आज की ऑनलाइन की कक्षा में स्वागत है। और प्रिय छात्रों, हम पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं सामाजिक अध्ययन के अर्थशास्त्र भाग का चैप्टर नंबर 1 और जिसका नाम है विकास। और आज हम इसका फोर्थ पार्ट और अंतिम भाग कर रहे हैं। फोर्थ और अंतिम भाग में आज हम कर रहे हैं इसका जो बचे हुए आपके खास अभ्यास के प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से उन पर विशेष चर्चा रहेगी। सबसे पहले हम करते हैं इसका आज का जो प्रश्न है वो प्रश्न है आपका, धरती के सब लोगों के लिए जरूरत पूरी करने के लिए संसाधन है। पृथ्वी पर जितने संसाधन है सभी लोगों को जरूरत को पूरा कर देते हैं। दूसरी, लेकिन एक व्यक्ति को लालच को पूरा करने के लिए संसाधन नहीं है। यदि सही ढंग से प्रश्न का मायने समझिए, प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए कि इतने संसाधन है प्राकृतिक संसाधन की सभी मनुष्यों की जरूरत पूरी हो सकती है, लेकिन एक मनुष्य का लालच पूरा नहीं हो सकता। तो ये कथन है जो ऊपर हमारा इतना कथन है, यहां से लेके यहां तक का जो कथन है, ये कथन विकास की चर्चा में कैसे प्रासंगिक है चर्चा करें, क्योंकि बिल्कुल सही है, प्रासंगिक है बिल्कुल एकदम से। तो छात्रों, हमारा भारत देश विशाल है, दुनिया विशाल है। इस दुनिया में इतने प्राकृतिक संसाधन है, यदि आदमी सोच विचार के यूज करता रहे, प्रयोग करता रहे तो वे कभी समाप्त नहीं होंगे। और प्रकृति बड़ी मेहरबान है मानव पर, इसके लिए वो नए नए संसाधन जब तक ये पुराने को उपलब्ध कराएगा, नए और संसाधन पैदा होते रहेंगे। लेकिन यदि मनुष्य अपने लालच वशीभूत होकर के विकास का नाम दे करके अंधाधुंध इन साधनों का प्रयोग करता है तो ये पूरी दुनिया तो क्या एक आदमी का लालच को भी पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि लालची आदमी की कोई सीमा नहीं होती कमाने की, कहां तक जाएगा, क्या करेगा, उस सीमा में वो सब कुछ प्राकृतिक संसाधनों को दोहन कर सकता है और इस प्रकार बाकी दुनिया को वो इन प्राकृतिक संसाधनों से वंचित कर सकता है, और ये एक बड़ी खतरनाक बात होगी। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो बात है, कथन है जिसने भी कहा है, बहुत ही प्रासंगिक है, बहुत ही उचित है, बहुत ही सही है। तो इसके लिए यदि मनुष्य धारणीयता का ध्यान रख करके प्रयोग करे साधनों का, तो कभी भी धरती सुन्नी नहीं होगी प्राकृतिक संसाधनों से। इसी प्रकार मनुष्य संसाधन अपने जरूरत पूरी करते हुए चलते रहेंगे। लेकिन यदि लालचवश इसका संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं तो पूरे मनुष्य क्या, पृथ्वी के निवासी तो क्या, एक मनुष्य की भी आवश्यकता पूरी नहीं हो सकती। पूरे जीवन पूरे के पूरे संसाधन खत्म हो सकते हैं, जो कि अमानवीय है। दूसरे मनुष्य के लिए जो मानवपूर्ण कार्य नहीं है, लालचवश काम करना मानवपूर्ण कार्य नहीं है। तो आज के इस चिंताजनक माहौल में, दुनिया में इसकी धारणीयता का और भी विशेष महत्व बढ़ जाता है, भारत के लिए नहीं पूरे देश के लिए। धारणीयता का मतलब आपने पिछली वीडियो में समझा भी था कि जीव प्राकृतिक संसाधनों का सोच विचार के प्रयोग करें ताकि भावी पीढ़ी के लिए बच सकें और पर्यावरण को भी किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे। इन बातों को सोच करके हमें इनका प्रयोग करना है। इसके बाद हम चलते अगले प्रश्न पर, पर्यावरण गिरावट के कुछ उदाहरण दें। देखिए, हमने उदाहरण है अपने आसपास से। बच्चों, आपके आसपास तो आपको बहुत सारे उदाहरण है, आप हर रोज देखते भी हैं इन चीजों को, और लेकिन आप ध्यान नहीं देते कि आज दिन हमारा पर्यावरण है वो तेज गति से गिरता जा रहा है। इसके तेज गति से गिरने के क्या कारण है? देखा आपने, कुएं तालाब सब सूखते जा रहे हैं। ये किसका कारण है? पर्यावरण का कारण है। कुएं तालाब जोहड़, ये छोटी छोटी जो तालिकाएं, तालाब चालिकाएं, छोटी नदियां, ये सब सूख रहे हैं। इनका कारण पर्यावरण है। ट्यूबवेलों की गहराई है वो आज 300 से 600 फुट नीचे चली गई है। इसका कारण जो जमीन का जल स्तर है वो बहुत नीचे जाने का कारण भी पर्यावरण है। आज नदियों का पानी, झीलों का पानी तेजाब युक्त हो गया, लोग गंदा पानी या फैक्ट्रियों का पानी इसमें डाल देते हैं, जिसके कारण जलीय जीव आज मरने शुरू हो गए हैं। हम आज देख रहे हैं बहुत सारे जीव जो जोड़ है या झील है, उसमें जब गांव का गंदा पानी चला जाता है तो उसमें मछलियां मर जाती हैं, दूसरे जीव मरते दिखते हैं हम। तीसरा है आज
इतना ज्यादा पर्यावरण प्रदूषण है वातावरण में कि कार्बन डाइऑक्साइड के धूल कण इतने वातावरण में हो चुके हैं कि जब आप कपड़े ऊपर सुखाते हैं तो उन कपड़ों के ऊपर काजल लगी मिलेगी, जिसको समझ लेना चाहिए कि आज पर्यावरण खराब है। इसके बाद आज आपकी गर्मी तपत बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन आपकी गर्मी बढ़ती जा रही है। इसका कारण भी जो मौसम में गर्मी हो रहा है, ये भी कटते हुए वनों के कारण पर्यावरण होने वाले खराब कारण है। इसके अलावा वर्षा का कम होना, वर्षा आज बहुत कम हो गई है, इसका सबसे बड़ा कारण है पर्यावरण में गिरावट, जंगलों का अधिक कटना और ज्यादा पर्यावरण खराब होना। भूमि का बंजर होना, भूमि उपजाऊपन खत्म होकर के बंजर होती जा रही है, इसका कारण भी आज है वो पर्यावरण की गिरावट है। स्टूडेंट्स, ये आपका प्रश्न था, पर्यावरण गिरावट के कुछ उदाहरण देने थे। यहाँ हमने कुछ ही उदाहरणों का जिक्र करा है। आप अपने आसपास के बहुत सारे उदाहरण दे करके इस प्रश्न को समापन कर सकते हैं। जितने अंक का प्रश्न हो उस हिसाब से इसको आपको वो घटा बढ़ा सकते हैं। प्रश्न नंबर अगला आपका है फुल फॉर्म बतानी। आपने ये पेपर में कई बार 1 नंबर का प्रश्न पूछते हैं आपसे। ये 4-5 शब्द हैं जो इस पाठ से संबंधित हैं और ये शब्द अक्सर आपके पेपर में आते रहते हैं। इनकी फुल फॉर्म बतानी है। पहला HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। ये है आपका एचडीआई का मतलब। यदि आपसे पूछ लीजिए फुल फॉर्म देनी है तो इंग्लिश में लिखनी है तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आ गया, हिंदी में लिखनी है तो मानव विकास सूचकांक लिखना है इसका। तो आपको इसका मेरे ख्याल में ज्ञान हो गया होगा। इसको अच्छी तरह से याद करना है क्योंकि अक्सर ये 1 नंबर वाले प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। नंबर 2 इसी में आते हैं। BMI क्या है? बॉडी मास इंडेक्स। B से बॉडी, M से मास और I से इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स। शारीरिक सूचकांक, शारीरिक द्रव्यमान सूचकांक। मास में द्रव्यमान, शारीरिक द्रव्यमान सूचकांक। तो इसके बाद अगला आता है आपका यूएनडीपी। ये हमने आपको पहले बताई थी। इसके अनुसार मानव सूचकांक की हमने परिभाषा ही बताई थी आपने कि मानव सूचकांक है या किसी देश का मानव सूचकांक देखना है कि यूएनडीपी के प्रोग्राम के अनुसार देखते हैं। एक हम तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार देखते हैं, तो उनमें से कौन सा उचित है ये देखते हैं। तो यूएनडीपी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखिए अलग अलग से, एन से यूनाइटेड, एन से नेशनल, डी से नेशनल डेवलपमेंट और पी से प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्रीय विकास प्रोग्राम। ये इसका हिंदी में शब्दार्थ वो हिंदी में है और ये आपका इंग्लिश में है। ये फुल फॉर्म HPI ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। H से ह्यूमन मानव, P से पॉवर्टी गरीबी, C से सूचकांक, I से इंडेक्स से सूचकांक। अगला आपका IMR, I से इन्फेंट शिशु, मोर्टिलिटी मृत्यु रेट दर। तो ये आपका हो गया IMR का इन्फेंटिव मोर्टिलिटी रेट। और इससे लास्ट इसका आपका है PCI पर कैपिटा इनकम, पर मैंने प्रति
व्यक्ति कैपिटा पूंजी आय, प्रति व्यक्ति आय, इसको क्या कहेंगे हम? प्रति व्यक्ति आय। तो ये हमारा था एंड कुछ शब्दार्थ है जो आपके पास कुछ वर्ड थे, और वर्डों की फुल फॉर्म और हिंदी में उनका अर्थ। और अब हमारा प्रश्न इसका आगे बनता है, मानव सूचकांक क्या है, इसे मापने वाले मुख्य अवयव कौन कौन से हैं। इस प्रश्न को हम संक्षेप में पहले कर चुके हैं, लेकिन डिटेल से फिर आपको कर रहे हैं। सबसे पहले मानव सूचकांक क्या है, ये आपको हमने पहले भी आपको बताया था कि मानव सूचकांक मानव के विकास को मापने के लिए, मानव के विकास का, और मानव सूचकांक है वो मानव के विकास का आकलन करने की विधि है। फिर से मैं यहां लिख देता हूं एक बार। मानव सूचकांक मानव विकास के आकलन करने, मानव के विकास के आकलन करने की विधि है। विधि है। संयुक्त, ये हमने यहां क्या था, यूनाइटेड, ये UNDP, ये एक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अनुसार पहले भी मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार सिर्फ प्रति व्यक्ति आय को मापा जाता है, लेकिन यहाँ प्रति व्यक्ति आय नहीं। जब हमने वास्तव में मानव सूचकांक निकालना हो, मानव का विकास करके आकलन करना हो, तो उसके लिए हम कुछ पूरे मनुष्य का पूर्ण मूल्यांकन करना पड़ता है। इसके अनुसार इन्होंने ये विधि चलाई 1990 में। अपनी प्रथम रिपोर्ट 1990 में मानव सूचकांक का प्रयोग किया था इन्होंने। और मानव सूचकांक इसके अनुसार चार है, इसके 4 मापदंड है। प्रमुख मापदंड। सबसे पहले नंबर एक सबसे पहले तो प्रति व्यक्ति आय। स्टूडेंट्स, वर्ल्ड बैंक के अनुसार सिर्फ प्रति व्यक्ति आय से मानव सूचकांक का अंदाजा लगाया जा सकता है, परंतु UNDP कहती है कि इसके अनुसार हम मानव विकास का नहीं कर सकते। संयुक्त राष्ट्रीय विकास प्रोग्राम के अनुसार प्रति व्यक्ति आय तो होनी चाहिए। इसके साथ इन्होंने सिर्फ इसी प्रति व्यक्ति आय को नहीं माना, बल्कि इसके साथ 3 और मापदंड माने हैं। इसको तो माना ही माना है। जब भी हमने किसी राज्य का या किसी देश का मानव विकास सूचकांक देखना है, तो सबसे पहले उसमें देखेंगे उस राज्य या उस देश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। उस प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ नंबर 2 हम वहां का देखेंगे जीवन प्रत्याशा। ये जीवन प्रत्याशा क्या होती है? जीने की लंबी आयु, दीर्घायु अच्छा स्वास्थ्य है, दीर्घ आयु। और दीर्घायु कब होती है? जिन स्वास्थ्य है बढ़िया, अच्छा स्वास्थ्य हो, अच्छा स्वास्थ्य। जीवन प्रत्याशा लंबा जीवन की कब होगी? जब शिशु मृत्यु दर कम हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, स्वास्थ्य संबंधी सारी फैसिलिटीज हो, हॉस्पिटल की फैसिलिटीज हो, और वहां के लोगों को लंबा जीवन जीने का मौका मिल रहा हो, तो
तो इस चीज का भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। हो सकता है प्रति व्यक्ति आय कम हो, लेकिन वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था सही न होने के कारण मनुष्य कम आयु में मृत्यु प्राप्त हो जाते हो, तो उसको हम नहीं मान सकते। तो इसके साथ साथ प्रति व्यक्ति के आय के साथ साथ जीवन प्रत्याशा भी होना चाहिए। इसके साथ साथ एक और भी है, नंबर 3, यह हमारी साक्षरता दर। जो हमारा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसके अनुसार साक्षरता दर भी देखी जाती है कि किस राज्य की साक्षरता दर कितनी है, किस देश में कितने पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ कितने हैं। जैसे कि हमारा केरल राज्य है, केरल राज्य पंजाब से, मैंने पिछले प्रश्न में भी करा था, प्रति व्यक्ति दर आय में पंजाब की प्रति व्यक्ति आय दर ज्यादा है, लेकिन केरल की प्रति व्यक्ति आय पंजाब की अपेक्षा कम है। लेकिन वहां की जो एजुकेशन है, साक्षरता है, वो बहुत अच्छी है। वहां की मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर वो कम है। इसका मतलब वहां पर हॉस्पिटलों की सुविधा अच्छी है, स्वास्थ्य की प्रति सचेत है। तो इसलिए हम सभी दृष्टिकोणों से देखें तो पंजाब नहीं बल्कि केरल पहले नंबर पर आता है, क्योंकि उसकी प्रति व्यक्ति आय को छोड़कर सभी मामलों में बाकी वो पंजाब से आगे है। तो इसलिए सिर्फ प्रति व्यक्ति आय को नहीं देखा जा सकता, साक्षरता दर को भी देखा है। वहां पढ़े लिखे लोग कितने हैं, कितने लोगों का 15+ वर्ष आयु आकलन का सूचकांक आकलन किया गया है। जैसे हमने देखा कि श्रीलंका हमारे पड़ोसी राज्य से में सबसे ज्यादा श्रीलंका का ज्यादा है। श्रीलंका में तीनों चैंपियनशिप से ज्यादा है, नंबर 4 पे। फिर इसके अलावा एक और पॉइंट रहता वाला 3 सत्रों के लिए संकर नामांकन अनुपात, 3 सत्रों के लिए नामांकन, 3 सत्रों के लिए नामांकन अनुपात। यानी 3 सत्र का मतलब प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च सत्र। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तर स्कूलों में बच्चों की सकल नामांकन संख्या किसकी ज्यादा है, इस चीज का भी जब हम अध्ययन करते हैं तो इसको भी हमें ध्यान में रखना होता है। तो पर बच्चों 4 चीजें हैं जब मानव सूचकांक ज्ञात करना, तो इन 4 चीजों को हम लेकर के देख करके उस राज्य, उस देश, उस क्षेत्र का मानव सूचकांक मापते हैं, न कि सिर्फ प्रति व्यक्ति आय। वर्ल्ड बैंक के अनुसार सिर्फ प्रति व्यक्ति आय, बाकी जो यूएनडीपी प्रोग्राम है इसके अनुसार 4 चीजों को लेकर के मापते हैं। इस प्रकार आपने आज का जो प्रश्न था आपका कि मानव सूचकांक क्या है, इसको मापने वाले प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं, वे किए। इसके साथ एक छोटा सा प्रश्न और है जो आपका हमने पहले संक्षेप में किया है, आज विस्तार से करने का, बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कई बार बड़े प्रश्नों में भी पूछा जाता है। तो प्रश्न है आपका, धारणीय विकास की परिभाषा दीजिए। क्या है, या इसकी परिभाषा दीजिए, इसकी मुख्य विशेषता बताइए। स्टूडेंट, हम धारणीय विकास के बारे में कई बार बात कर चुके हैं आपसे पहले भी। धारणीय विकास का अर्थ है पर्यावरण का नुकसान पहुंचाए बिना भविष्य की, आने वाली जो भविष्य में हमारी पीढ़ी है उनको ध्यान में रखते हुए यदि हम संसाधनों का प्रयोग करते तो धारणीय विकास कहलाता है। अर्थात एक ऐसा विकास जिस विकास के कारण पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो और संसाधन इस प्रकार प्रयोग हो रहे हैं, सोच समझ के हो रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधन बच जाएंगे, वे भी उनका प्रयोग कर पाएंगे, वे भी उनका यूज कर पाएंगे, तो उसका हम धारणीय विकास का नाम देते हैं। ठीक है, 2 शर्त है इसके लिए। इसके लिए नंबर 1 तो पर्यावरण को नुकसान नहीं, पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। नंबर 2 पर्यावरण नहीं, और नंबर 2
भावी पीढ़ी के लिए संसाधन को बचाना, यानी अपनी सिर्फ जरूरत के हिसाब से प्रयोग करना, अंधाधुंध प्रयोग न करना। इन दो बातों का होता है। अब इसी प्रश्न में दूसरा प्रश्न आपसे पूछा है कि इसकी कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है धारणीय विकास में। नंबर 1 तो इस बात का हमने ध्यान रखना है, पहला तो विशेषताएं। विशेषताएं नंबर 1, धारणीय विकास को इस बात में ध्यान रखा जाता है कि मनुष्य विकास से मनुष्य के पेड़ पौधे पशु पक्षी प्रभावित न हो। यानी आप विकास करें, कोई बात नहीं, तेज गति से करें, जैसे भी करें, लेकिन उससे मनुष्य को, पेड़ पौधों को और पक्षियों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। मनुष्य पेड़ पौधे व जंतुओं को कोई नुकसान नहीं। नंबर 2 आपका धारणीय विकास संसाधन संरक्षण सूझबूझ का प्रयोग करने के विचार पर बल देता है ताकि भावी पीढ़ियों को सुरक्षित रख ले जाए। नंबर 2, सोच विचार का प्रयोग, सोच विचार कर संसाधनों का प्रयोग। नंबर 3, भावी पीढ़ी के लिए बचत, भावी पीढ़ी के लिए बचाना, संसाधनों को भावी पीढ़ी के लिए संसाधनों को बचाना। नंबर 4, धारणीय विकास संतुलन बहुत आवश्यक है। धारणीय विकास के लिए परिस्थितियों का संतुलन बहुत आवश्यक है। धारणीय विकास प्राकृतिक आपदा और मौसम के नेताओं को नियंत्रित करता है, आपदाओं को। नियंत्रित करता है। जो भावी धारणीय विकास है, इससे आने वाली जो आपदाएं होती हैं या प्राकृतिक आपदाएं हैं, मौसम है, वो सारा का सारा नियंत्रित रहता है, नियंत्रित किया जा सकता है। धारणीय विकास से प्रति व्यक्ति आय में दीर्घकालीन वृद्धि होती है। प्रति व्यक्ति आय में दीर्घकालीन प्रति व्यक्ति आय। तो हमारा धारणीय विकास से ये विशेषता है, ये कि धारणीय विकास से पेड़ पौधों चीजों को नुकसान नहीं होता। धारणीय विकास से सोच विचार कर संसाधन का प्रयोग होता है। धारणीय विकास से भावी पीढ़ी के लिए बच जाते हैं। धारणीय विकास आपदाओं, प्राकृतिक आपदाओं से नियंत्रित करता है, मौसम को नियंत्रित करता है। और इसके बाद धारणीय विकास है जो दीर्घकालीन प्रति व्यक्ति आय है उसको बढ़ाता है, वृद्धि। और इसके अलावा और भी इसका है, धारणीय विकास मिलजुल कर काम करने पर जोर देता है। इसलिए मिलजुल कर कार्य करना, और इसके अलावा नंबर 7, मानव का हितकारी। ये इसकी जो धारणीय विकास है उसकी खास बातें हैं कि धारणीय विकास के में क्या क्या खास बातें हो सकती हैं। धारणीय विकास के कारण पेड़ पौधे मनुष्यों को कोई नुकसान नहीं होता। धारणीय विकास के कारण सोच विचार कर संसाधनों का प्रयोग होता है। धारणीय विकास भावी पीढ़ी के लिए संसाधनों को बचाता है। धारणीय संसाधन आपदाओं और प्राकृतिक आपदाओं, मौसम, बाढ़ आदि से नियंत्रित करता है, प्राकृतिक आपदाओं पर नियंत्रण होता है। और धारणीय इसकी ये विशेषता है कि दीर्घकालीन प्रति व्यक्ति आय वृद्धि होती है, मिलजुल कर कार्य करने पर का भावना पैदा होती है। और मानव का ये विकास मानव का हितकारी है, बाकी विकास को छोड़कर। तो इस प्रकार बहुत सारी विशेषताएं हैं इसकी। आप इसको प्रश्न को और भी बढ़ा चढ़ा करके अपने हिसाब से लिख सकते हो।
तो आज की क्लास में इतना ही। आप सभी छात्रों का आज की क्लास ज्वाइन करने में बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमारा आज का पहला चैप्टर खत्म होता है। और आपने पूरी ध्यान से इस पाठ को पढ़ा होगा तो एग्जाम में आपकी पूरी हेल्प होगी। पढ़ते रहिए, करते रहिए, सुनते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।